नमस्ते, मेरा नाम प्रेरित है। रेलवे एग्जाम वीडियो सीरीज के इस पार्ट में मैंने भारत की कॉलोनियल हिस्ट्री के फैक्ट्स यानी औपनिवेशिक इतिहास के तथ्यों को एक कहानी में बांधा है ताकि आप समझें और याद रखें। शुरुआत होती है वास्को ड गामा से। 1498 सन 1498 में वास्को ड गामा अफ्रीका की वेस्ट कोस्ट यानी पश्चिमी तट से होते हुए केप ऑफ गुड होप से मुड़कर इंडियन ओशन हिंद महासागर को पार करके भारत के कैलिकट में पहुंचे, जहां सुल्तान जमुरिन ने उनका स्वागत किया। उसके बाद और भी पोर्तुगीज आए और कैलिकट के पास कोचीन में अपनी राजधानी बना ली। लेकिन भारत में पोर्तुगीज का फाउंडर संस्थापक माना जाता है अल्बुकर्की को। उन्होंने 1510 में बीजापुर के सुल्तान को हराकर गोवा पर कब्जा किया। पोर्तुगीज और भारतीयों में आपस में शादियों को बढ़ावा दिया ताकि भारत के लोगों से उनका रिश्ता बने। मकसद था बिजनेस, व्यापार बढ़ाना। पोर्तुगीज ने दो चीज़ें भारत में पहली बार इंट्रोड्यूस की, एक तो टोबैको तंबाकू की खेती और 1556 में पहली प्रिंटिंग प्रेस लगाई। 17वीं शताब्दी में डच और फ्रेंच भी आए। फ्रेंच ने पौंडीचेरी में अपनी कॉलोनी बनाई, उपनिवेश बस्ती बनाई, व्यापार बढ़ा, अंग्रेज़ों को भी भनक लगी। कुछ अंग्रेज़ व्यापारी मिले, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और उस वक्त की इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ वन से एक चार्टर साइन करा लिया, जिस चार्टर के मुताबिक ईस्ट इंडीज़ में अब इंग्लैंड में से सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही काम कर सकती थी, वहाँ वही बिजनेस कर सकती थी। उस वक्त भारत में मुगल बादशाह जहांगीर का राज था। कंपनी ने अपने दूतों को भेजना शुरू किया। सबसे पहले आए विलियम हॉकिंग। जहांगीर से अच्छी दोस्ती जमाई। जहांगीर उन्हें इंग्लिश खान बोला करते थे। दोस्ती तो अच्छी हुई, लेकिन पोर्तुगीज के दबाव के कारण इंग्लिश खान को बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली। खैर, 1613 में कंपनी को सबसे पहली फैक्ट्री बनाने का मौका मिला सूरत में। अच्छा, फैक्ट्री का मतलब यह नहीं कि वहाँ कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कोई प्रोडक्ट बन रहा है। फैक्ट्री का मतलब था एक ट्रेडिंग सेंटर, जहाँ से अंग्रेज़ व्यापारी सामान लेकर जाते थे और यूरोपियन कंट्रीज़ में भारी मात्रा में उसको काफ़ी अच्छे दामों में बेच दिया करते थे। मेन प्रोडक्ट्स थे कॉटन, सिल्क, कार्डमम, क्लोव, ब्लैक पेपर और सिनेमन, कपास, रेशम, इलायची, लौंग, काली मिर्च और दालचीनी। बादशाह जहांगीर से पहली कमर्शियल ट्रीटी, व्यापारिक संधि करने में सफल हुए थे सर थॉमस रो, जिनको किंग जेम्स वन ने भेजा था। उसके बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत में रास्ते खुलते ही चले गए। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, फ्रेंच और डच कंपनी से उलझते ही रहते थे। इसलिए कंपनी ने अब किले भी बनाना शुरू कर दिया। पहला किला बनाया मद्रास में, फोर्ट सेंट जॉर्ज, और उसके बाद बंगाल में, फोर्ट विलियम। बॉम्बे को तो कंपनी ने किंग चार्ल्स II से रेंट पर ही ले लिया था, भाड़े पर। अच्छा, किंग चार्ल्स II के पास बॉम्बे कहाँ से आया? इंटरेस्टिंगली उनको दहेज में मिला था, डॉरी में, पोर्तुगल प्रिंसेस, पोर्तुगल राजकुमारी से शादी करने पर। जॉब चार्नो की एडमिनिस्ट्रेशन में ईस्ट इंडिया कंपनी में 3 गांव की ज़मींदारी भी ले ली और धीरे धीरे वहाँ पर कलकत्ता शहर बस गया। वो 3 गांव थे गोविंदपुर, सुतनुती और कालीकत। 1707 में आया एक बहुत बड़ा मोड़, उस वक्त के मुगलों के राजा औरंगज़ेब की मृत्यु। औरंगज़ेब के बाद जो मुगलों के राजा आए वो इतने पावरफुल नहीं थे, इतने शक्तिशाली नहीं थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी का हौसला बढ़ता ही गया। जनरल अवेयरनेस, सामान्य ज्ञान के बाकी के जो टॉपिक्स हैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपके पास आ जाए, तो आप हमारे गुड जॉब इंडिया यूट्यूब चैनल को नीचे जाकर बटन दबाकर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाबों को ही परेशान करना शुरू कर दिया था। मरने से पहले राजा औरंगज़ेब कंपनी को एक फरमान दे गए थे, ड्यूटी फ्री, टैक्स फ्री व्यापार करने का, और इसका कंपनी ने गलत फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। बंगाल के उस वक्त के नवाब सिराजुद्दौला से अब सहा नहीं गया। अंग्रेज़ों की कासिम बाजार फैक्ट्री पर आक्रमण कर दिया और फोर्ट विलियम को ही कब्जे में ले लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी तिलमिला उठी। रॉबर्ट क्लाइव की लीडरशिप में सिराजुद्दौला पर अटैक कर दिया, और उस वक्त फ्रेंच ने भी सिराजुद्दौला का साथ दिया था, क्योंकि उसकी कंपनी से रंजिश रहती ही थी। सिराजुद्दौला के खुद के लेकिन एक कमांडर ने, मीर जाफर ने,
उनको धोखा दे दिया और कंपनी के साथ मिल गए। इसी वजह से अंग्रेज़ों ने यह लड़ाई आसानी से जीत ली। इस लड़ाई को बोला जाता है बैटल ऑफ प्लासी, द मोस्ट डिसाइसिव बैटल दैट मार्क द इनिशिएशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एक निर्णायक लड़ाई जिससे भारत में ब्रिटिश राज की नींव रखी गई। कंपनी की यह भारत में पहली बड़ी जीत थी। फिर 1760 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश में फ्रेंच को भी हरा दिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना सिक्का जमा लिया। 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई, बैटल ऑफ बक्सर, जिसमें कंपनी ने तब के बंगाल के नवाब मीर कासिम को हराया। और रॉबर्ट क्लाइव, वही रॉबर्ट क्लाइव जिसने बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला को हराया था, वो अब बंगाल के गवर्नर बन गए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर। 1765 में तो मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान ही बना दिया, यानी कि अब जो टैक्स रेवेन्यू आता था वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के ही हाथ में था। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी का सारा विस्तार था और जो भी वो एक्सप्लॉइट कर रही थी उस वक्त भारत को, उसका खर्चा भी भारत से ही उठाया जाने लगा। भारत में आए अब कंपनी को लगभग 150 साल हो चुके थे और उनका मकसद बन चुका था ज़्यादा से ज़्यादा भारत में विस्तार करना, ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी को हड़पना। लेकिन भारत में भी योद्धाओं की कमी नहीं थी। फर्क सिर्फ इतना था कि वो आपस में ही लड़ते रहते थे और कई बार तो दूसरे राज्य को हराने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का ही साथ ले लेते थे। अंग्रेज़ों की नाक में दम करने वाले ऐसे पहले योद्धा थे मैसूर के हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान, शेर मसूर, टाइगर ऑफ मसूर। उनको हराने के लिए अंग्रेज़ों को कई साल तक जद्दोजहद करनी पड़ी। आखिरकार अपनी कैपिटल, अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम को बचाने के लिए टीपू सुल्तान मारे गए। कहा जाता है कि टीपू सुल्तान जैसी तलवार किसी के पास नहीं थी जैसी तलवार उनके पास थी, और वो वुड स्टील से बनी थी, एक स्पेशल टाइप का स्टील जो कि इंडिया में ही बनता था। टीपू सुल्तान का एक टॉय भी था जो लंदन के विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम में रखा हुआ है। मैं इस टॉय की स्टोरी में नहीं जाऊंगा, आप खुद ही ढूंढिए। मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि आपको इस तरह से सारा किस्सा बताऊं कि एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस भी कवर हो जाएं और ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो। बड़े राजा ही नहीं, छोटे छोटे ज़मींदार, किसान, ट्राइबल्स भी उस समय अंग्रेज़ों से खूब लड़े, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं। किट्टूर में रानी चेन्नम्मा के बाद रायना चौकीदार, फराजी आंदोलन शुरू किया शरीयतुल्लाह और दुदू मियाँ ने, बरसात में तितुमीर का वहाबी रेबेलियन, वहाबी विद्रोह, और छोटा नागपुर में कोल ट्राइब्स, और भारत के मध्य इलाके में संथल। विद्रोह बढ़ता जा रहा था, कभी कहीं तो कभी कहीं लड़ाई हो रही थी, लेकिन कंपनी ने सिर्फ लड़कर ही इन लड़ाइयों का रिस्पांस नहीं दिया। उन्होंने साथ साथ नियम और कानून भी निकालने शुरू कर दिए। उनमें से पहला कानून निकाला रेगुलेटिंग एक्ट 1773, विनियमन अधिनियम 1773, जिसके तहत वैरन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। कुछ सालों बाद बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल बने विलियम बेंटिंग। तो भारत के पहले जो गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग थे और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वैरन हेस्टिंग्स। इस एक्ट के हिसाब से, इस अधिनियम के हिसाब से हर एक जिले में कलेक्ट्रेट भी बना। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में 2 कोर्ट बने, दीवानी अदालत सिविल कोर्ट और फौजदारी अदालत क्रिमिनल कोर्ट। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ। सर एलिजा इम्पी पहले चीफ जस्टिस बने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 2 चीज़ें की। एक तो 1791 में पुलिस सिस्टम बनाया जिसमें थाने में दरोगा और हर एक गांव में एक चौकीदार रहता था। दूसरा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में परमानेंट सेटलमेंट ज़मींदारी सिस्टम बनाया। इसके तहत राजा और तालुकदार को ज़मींदारी दे दी गई। अब उनका काम बन गया कि किसानों से टैक्स लें और एक फिक्स अमाउंट ईस्ट इंडिया कंपनी को जमा कराएं। ज़मींदारों को चाहे जितना भी टैक्स मिले, चाहे ज़्यादा या कम, लेकिन कंपनी को एक फिक्स अमाउंट ही देना होता था। इस वजह से लॉर्ड मुनरो ने साउथ इंडिया में, भारत के सदर्न रीजन में
एक सिस्टम को बदला, इस जमींदारी सिस्टम को बदला और रयतवारी सिस्टम एस्टेब्लिश किया। इसके तहत सीधा रयत यानी किसान से टैक्स लिया जाता था। इस सिस्टम को मुनरो सिस्टम भी कहते थे। मैकेंजी ने बंगाल के नॉर्थ वेस्ट में यानी कि आज के उत्तर प्रदेश और हरियाणा वाले एरिया में महलवारी सिस्टम बनाया। इसके तहत एक लंबरदार होता था जो सारे गांव का टैक्स इकट्ठा करता था। यानी अब कंपनी को हर रयत के पास, हर किसान के पास जाने की ज़रूरत नहीं थी। लंबरदार ही सारे गांव से टैक्स इकट्ठा करके एक साथ कंपनी को दे देता था। उस गांव को एक महल कहते थे। लॉर्ड वेलेस्ली लेकर आए सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस का सिस्टम। इसके हिसाब से कोई भी राज्य अंग्रेज़ों को पैरामाउंट पावर, सर्वोपरि शक्ति मानकर उनका संरक्षित राज्य, प्रोटेक्टेड स्टेट बन सकता था। उसके बाद उस राज्य को अपनी सेना रखने का हक नहीं रहता था। कंपनी ही अपनी सेना से उस राज्य की रक्षा करती थी, जिसके लिए राज्य को, कंपनी को टैक्स देना पड़ता था। सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि का इस्तेमाल करके अंग्रेज़ों ने सबसे पहले हैदराबाद और उसके बाद अवध और फिर पेशवा को भी अपने कब्जे में लिया। लॉर्ड डलहौसी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी विलय नीति, जिसको अंग्रेज़ों के हड़पने की नीति भी कहा जाता है, ने तो सारी हदें पार कर दी। इसके हिसाब से अगर कोई भी राजा बिना उत्तराधिकारी के उसकी अगर मृत्यु हो जाती थी तो उसका सारा राज, उसकी सारी टेरिटरी अंग्रेज़ों के पास ही चली जाती थी और उस राजा को किसी संतान को गोद लेने का भी उसमें हक नहीं था। इस नीति का इस्तेमाल करके सबसे पहले सतारा और उसके बाद झांसी को अपने कब्जे में लिया। भारत के औपनिवेशिक इतिहास के आखिरी पड़ाव पर जाने से पहले मैं आपको एक एक्सरसाइज देना चाहता हूँ। आपको एक ऐसे व्यक्ति को, कम से कम एक, अब ज़्यादा भी ढूंढ सकते हैं, ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, और बेस्ट है अगर वो जो 2020 में रेलवे का एग्ज़ाम होने वाला है उसकी तैयारी कर रहा हो, और आपको ये वीडियो उससे शेयर करनी है। फिर आपने तो वीडियो देख ही ली है, ये बेशक एक बार दोबारा देखिए और अपने जिससे भी आप शेयर कर रहे हैं उसको ही बोलिए कि 1-2 बार देखे, अच्छे से समझे। उसके बाद कोई भी 5 क्वेश्चन पहले आप उससे पूछें और फिर वो आपसे पूछें, और उसके बाद एक दूसरे को फीडबैक दें कि जो आपने क्वेश्चंस पूछे हैं, आप दूसरा जो व्यक्ति है वो ठीक से जवाब दे पाया है या नहीं। मैं देखिए हमेशा कहा करता हूँ कि जो ट्रू लर्निंग है उसके लिए प्रैक्टिस और शेयरिंग ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फीडबैक अगर आप नहीं देंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप ठीक रास्ते पर जा रहे हैं या नहीं। और ऐसा ही फीडबैक मुझे भी दीजिए। तो मैंने इस वीडियो में ये कोशिश की है कि एक तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स इस वीडियो को समझ सकें, इसीलिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज़ कर रहा हूँ। तो आप मुझे फीडबैक दीजिए कि इस प्रयास में मैं सफल रहा या नहीं, और बेटर मैं कैसे कर सकता हूँ। दूसरा, मेरे को ये फीडबैक दीजिए कि जो स्टोरी के तरीके से जो मैं समझाने की, जो फैक्ट्स को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि बहुत क्रिस्प स्टोरी है, बड़ी तेज़ी से मैंने सुनाई है, तो क्या इसका आपको कुछ फ़ायदा हुआ? क्या आपको फैक्ट्स को याद करने में, तथ्यों को याद करने में क्या आपको हेल्प मिली? अब आते हैं भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के आखिरी पड़ाव पर, और वो था रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह। कंपनी को भारत में 200 साल से ज़्यादा हो चुके थे। भारत में चाहे कोई राजा हो या नवाब, ज़मींदार या किसान, सबका खून उबाल पर था। लेकिन चिंगारी तब मिली जब भारत के आम इंसान से बनाई गई सिपाही आर्मी में विद्रोह उठने लगा। सिपाही आर्मी के जवानों को बर्मा भेजने का फैसला किया गया था, और उस वक्त के लोगों के हिसाब से समुद्र पार करने का मतलब था अपना धर्म खो बैठना। फिर एक नई राइफल भी आई, एनफील्ड राइफल, जिस पर बात फैल गई कि इस पर सूअर का और गाय का उसकी चर्बी चढ़ी है, पिग एंड काउ फैट, जो फिर धर्म के खिलाफ था। बरकपुर में मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया और उनको फांसी लगा दी गई। फिर क्या था, सिपाही आर्मी में विद्रोह बढ़ता गया। 1857 में मेरठ में बहुत सारे सैनिक इकट्ठा हुए और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना राजा डिक्लेयर कर दिया। बहादुर शाह जफर सब बूढ़े हो चुके थे और इतने पावरफुल नहीं थे, लेकिन आखिरकार उन्होंने रिवोल्ट को, इस विद्रोह 1857 के विद्रोह को अपना समर्थन दे दिया, और उसकी वजह से काफ़ी और जगह पे
ये लड़ाई फैल गई, ये विद्रोह फैल गया। कानपुर में नाना साहिब और तांतिया टोपे, अवध लखनऊ में बेगम हजरत महल और ब्रिजेश कद्र। वहाँ उदा देवी नाम की एक महिला ने काफ़ी वीरता दिखाई, उन्हें दलित वीरांगना भी कहा गया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, मंडला में रानी अवंतीबाई लोधी, बरेली में बख्त खान, बिहार में कुंवर सिंह जो कि एक ज़मींदार थे, फैज़ाबाद में एक मौलवी अहमदुल्ला शाह। लेकिन अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे सारी लड़ाइयाँ जीती और इस विद्रोह को ख़त्म किया। उस वक्त के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने बहादुर शाह जफ़र को मुग़लों का आखिरी राजा घोषित कर दिया, लास्ट मुग़ल एम्परर इन इंडिया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट निकाली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858, जिसके हिसाब से जो भारत पर कंपनी का कब्जा था वो अब कंपनी से हटके ब्रिटिश राज पर चला गया, यानी कि अब ब्रिटिश हुकूमत के अंदर भारत आ गया था।